चलिए आज हम आईसीटी स्टार्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इस चीज की चर्चा परिचर्चा हम करें तो बहुत सारे पॉइंट है ई गवर्नेंस के, और बात करें तो एक एक हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम से उनकी चर्चा करें तो हमारा यूपीएससी और एमपीपीएससी तो आराम से क्लियर हो जाएगा। मगर क्योंकि ये जो हमारी एग्जाम है, ये एग्जाम हमें सिर्फ और सिर्फ एज ए प्री के तौर पर देना है, जहां पर हमें गवर्नमेंट की छोटी मोटी स्कीम्स के बारे में समझ आनी चाहिए और गवर्नमेंट की स्कीम्स करती क्या है वहां तक हमें इसकी समझ होना चाहिए। तो इसी चीज को हम आगे लेते हैं, इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं और इसी चीज के बारे में बात करें कि ये हमारी अलग अलग आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हमें पढ़ना है ई गवर्नेंस, इंटरनेट के बारे में, और किस तरह से जो इंटरनेट है ये हमारे गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करे, इसके बारे में हमें जानकारी देना है इस आईसीटी में, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के पार्ट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कोई भी पार्ट आपका बहुत ही कम पार्ट रिलेट करेगा हमारे कंप्यूटर से, जो कि हमने इंट्रोडक्शन से कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है, तो ध्यान दीजिएगा इट डज नॉट इंक्लूड इन आईसीटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसका वन ऑफ द पॉइंट है जिसको ई गवर्नेंस का पार्ट बोलते हैं। अब हम ई गवर्नेंस के पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर और चर्चा करें कि ई गवर्नेंस को भी तोड़ के देखें। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस करना। गवर्नेंस मीन्स आपकी गवर्नमेंट को सुधारक रूप से काम करवाना, और किसके मदद से? इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो यहाँ पर हम परिचर्चा करें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, शासन का संचालन करना इलेक्ट्रॉनिक वे में, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, इसको हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि चार मुद्दे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, हमें हमारी गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना होता है। इट मीन्स हमारा जो सबसे नीचे का जो वोटर धारक है और जो गवर्नमेंट है उससे सीधी बातचीत करना चाहते हैं, सरल भाषा में बातचीत करना चाहते हैं। तो एक तरह से हम स्मार्ट गवर्नेंस के थ्रू हम सरलता लाना चाहते हैं। नैतिकता, इट मीन्स हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है कि किसी हमने किसी 100 रुपए दिया तो नीचे वाले बंदे तक 100 रुपए पहुंचे, तो ये हमारी नैतिकता उसूल उसे बने रहे। तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बने रहे, क्योंकि हमारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा ई गवर्नेंस में, तो हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिव, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। ये हमारे 5 पॉइंट रहेंगे जिसके हम लोग बात करेंगे हमारे किसमें? ई गवर्नेंस के फैक्टर में। क्या क्या पॉइंट है आपके पास में? सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल एंड हमारा ट्रांसपेरेंट। ये 5 पॉइंट के मुद्दे के ऊपर हमारी स्मार्ट गवर्नेंस की बात होती है, और जो स्मार्ट गवर्नेंस है उसको अचीव कैसे करते हैं, तो हम ई गवर्नेंस की मदद से हम इस चीज को अचीव करने की बात करते हैं। अब जो मेरे पास में ई गवर्नेंस है, इसको 3 मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। 3 मुद्दों की बात होती है। सबसे पहली बात होती है इसके अंदर हमारी ई एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में एडमिनिस्ट्रेशन करना, अपनी बातों को या अपनी चीजों को जो मुकम्मल करवाना है उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में मैसेज पहुंचाना। ई सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब इट मींस गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी बनानी है, आगे जो प्रोवाइड करना है उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक वे में करना है। या फिर ई डेमोक्रेसी लाना है कि इट मींस अपने जो बातें या फिर जो अपनी पॉलिसीज हैं जन जन तक लाने के लिए और डेमोक्रेटिक, हर लोकतांत्रिक तरीके से हद तक पहुंचने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम बात करें इसके फर्दर मोर फीचर की कि ये ई गवर्नेंस का फीचर आया कहां। सबसे पहला जो ई गवर्नेंस का फीचर हमारे यूएसए से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हमारे वहां के जो संरक्षण मंत्रालय थे वहां का उनको लोकल नेटवर्क पे जब उन्होंने एक दूसरे को जोड़ा था, वहां से हमारी ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी, जहां पर बोला गया था कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि किसी गवर्नमेंट को एक दूसरे से संधारित है, एक दूसरे इकट्ठा करते हैं, तो हम लोगों ने वहां से स्टार्ट की थी 1969 में। 1979 में सबसे पहला हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का, ये भी फॉरेन हमारा डिपार्टमेंट था। मगर सबसे पहले बात करें कि 1976 में इंडिया के अंदर सबसे पहला नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर एनआईसी सेंटर बना, जिसको कि बाद में हमारा बदलाव हुआ जिसके अंदर फिर सेकंड हमारे पास में हमारा नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क हमारा बनाया गया, ताकि हम, क्योंकि सैटेलाइट भेजना हम लोगों ने इंडिया ने स्टार्ट किया था 1970s में, तो हमें एक तरह का सेंटर हमें डेवलप करना था उस चीज में, तो एक सेंटर हम लोगों ने डेवलप करा है 1987 में, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। 1987 में हम लोगों ने लॉन्च किया था डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। हम लोग चाहते थे कि मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा जो कस्बा है, वहां तक हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर हम
फोन के माध्यम से भी, क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं उस समय, फोन के माध्यम से एक दूसरे की कनेक्टिविटी चाहते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक तरह का 1987 के अंदर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। 1988 में हमारा नेस्कॉम नाम का एक तरह का सर्विसेज हम लोगों ने प्रोवाइड की, क्योंकि इस समय तक हमारे पास में, जैसे मैंने बताया था कि 1980 के अंदर हमारे पास में आईबीएम ने कंप्यूटर लॉन्च कर दिया था, और 10 साल बाद हमारा कंप्यूटर आया, और इस कंप्यूटर की शुरुआत है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर और हमारे रिसर्च लैब के अंदर ये कंप्यूटर आ चुके थे। तो हम लोगों को इसकी पॉलिसीज बनाने में दिक्कत आई थी, तो वहां पर हम लोगों ने नेस्कॉम का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपनीज को आपस में बातचीत करने में काम, क्योंकि आईबीएम वगैरह हमारे पास में हमारे इंडिया में घुस रहे थे, और हमें इस तरह के एक पर्टिकुलर पॉलिसी, एक तरह की कंपनीज के थ्रू बातचीत करने के लिए एक हमें पॉलिसीज बनानी थी। तो इन पॉलिसीज बनाने का हमें नेस्कॉम को दिया गया। अब जो नेस्कॉम था वो 10 साल बाद अपना काम करा था, मगर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा 1999 के अंदर कि ये सब चीजें अब अपने हाथ में ली जाए, तो एक अलग से इसकी मिनिस्ट्री बनाई गई, क्योंकि उस समय तक हमारा 2G और 3G की जो टेलीकम्युनिकेशन थी, इंटरनेट सर्विसेज थी, स्टार्ट होना चालू हो गई थी इन 1990s। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हमारा डेवलपमेंट हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। 9 जून 2000 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोड मैप था हमारी ई गवर्नेंस के। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोगों ने हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? इस एक्ट के तहत आपकी जितनी फ्रॉडरी वगैरह होती थी, इसके बारे में बताया गया है कि लेटर जो आपके पास कोई फ्रॉडरी होती है, या फिर आपको कोई बंदा चोरी करता है पैसा, तो ये सब चीज सबसे पहले जो फीचर में आई थी इसके बारे में, वो हम आईटी एक्ट 2000 के अंदर आई गई थी। उसके लिए जो जो दंड थे वो यहाँ पर बताए गए थे। अब ये हमारे अटल बिहारी की वाजपेयी जी की सरकार आ चुकी थी। इस समय के आसपास हमारी अलग अलग चीजें चालू हुई थी, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे स्मार्ट गवर्नेंस का 2022 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट बना था। 2006 के अंदर हमारी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया था। 16 जुलाई 2009 का कॉमन सर्विस सेंटर इनमें आज की तारीख में आप लोग किसी डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में जाते हैं, जहां पर कि एक जगह के ऊपर आपके ओबीसी या अलग अलग जो सर्टिफिकेट है एक जगह हमें मिलता है, या फिर हम उससे कोई हमारी समस्या होती है इस गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कि हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, तो एक कॉमन सेंटर पे सारी जो जानकारी हमें मिलती थी वो इसी सेवा केंद्र के आधार पर मिलती थी, कॉमन सर्विस सेंटर के आधार पर। और 1 जुलाई 2015 जो वन ऑफ द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे आज की तारीख में डिजिटल क्रांति के लिए, जहां पर कि हमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताएगा कि वहां पर हमारा पीएम मोदी जी का आगे क्या उनका विचार है उसके बारे में। उन्होंने इतनी सारे, हम बात करेंगे अभी डिजिटल इंडिया के पाथ की जो 9 पिलर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि इतनी सारी हमारी योजनाएं लॉन्च है कि जिसके बारे में हमें खुद भी मालूम नहीं है। ओके, तो बात करते हैं एक एक हमारे पिलर्स के बारे में। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हमारा इस तरह का जो ई गवर्नेंस है इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन बड़ा सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि हमारे हर आखिरी बंदे तक हमारी पहुंच होती है। ट्रांसफर एक मुद्दा मेरा हो सकता है, तो इसी आधार पर हम बात करते हैं कि हमारी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड डिलीवर कर सके सिटीजन को। जैसे कि हमारे शिवराज जी ने कुछ सालों पहले और अभी भी शायद से हमारी योजना है जहां पर हम बोला था कि हमारी 180 दिन में आपका कोई सा भी आपने गवर्नमेंट के कोई भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 180 डेज या 90 डेज के अंदर वो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो इस तरह की जो डिलीवरी सर्विसेज जहां पे इफेक्टिव टाइम पे होता था चीजें, वो हमें मुहैया करेगा। एक बना तो उद्देश्य ये हो सकता है। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर चीज, क्योंकि आज की तारीख में पहले टेंडर हमारे लिखित में हो जाते थे, आज की तारीख टेंडर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे होने लगे। तो इस तरह से हमारी अकाउंटेबिलिटी सामने की बनती है और ट्रांसपेरेंसी भी है। इंपावरिंग करना हर पर्सन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, हर बंदे जो कि आपकी 60 साल की भी अम्मा भी है
तो उनके हाथ में मोबाइल देना बातचीत करने के लिए, तो सबसे बड़ी क्रांति है कि हर आखिरी बंदे कोने तक उसके, जो कि 8वीं पास भी है मगर उसके पास मोबाइल होके वो अकाउंट ट्रांसफर करा है या बातचीत भी करा, तो इससे बड़ी हमारी डिजिटल क्रांति नहीं हो सकती है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में। फोर्थ मुद्दा है इम्प्रूव द गवर्नेंस इफिशिएंसी। गवर्नमेंट की इफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे करना, जैसे आज की तारीख में हमारे पास में डायल 12348 हमारे इंदौर करना, जहां पर कि हम लोग हमारी कोई भी समस्या होती है तो हम उसको मुद्दे के ऊपर दे देते हैं, या हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे पास में, या हमारे पास में ऐप से हमारे पास में, ताकि हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली फीडबैक कर सकते हैं कि हमारी समस्या है। ठीक है, एमपी का हमारा सेवा केंद्र भी है, जहां पर कि हम कॉल आके सीधे के सीधे हमारी जो समस्या है उनके हेड तक पहुंचा दे कि हमारी यहाँ सड़क खुली हुई है, हमारे ये पॉड खुला हुआ है, या हमारी स्ट्रीट लाइट बंद है, छोटे छोटे मुद्दे बता सकते हैं। तो इस तरह की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमें कही गई थी। फिफ्थ मुद्दा हमारा इम्प्रूव करना हमारे ट्रेड और हमारे इंडस्ट्री के बीच में एक मुद्दा हो सकता है। तो इस तरह की पॉइंट है जो मेन विचार रखे गए थे कि क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरह की ई गवर्नेंस का। अब ये जो ई गवर्नेंस है, इसको हम 4 पिलर्स इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पीपल, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, किस प्रोसेस से काम हो रहा है, ठीक है, कितना समय लग रहा है उस चीज को होने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम हो रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट रिसोर्सेज, उसके लिए आपके संसाधन क्या लग रहे हैं। ये 4 पिलर के ऊपर आपका ई गवर्नेंस पूरा स्थापित होता है। तो इसी तरह से ई गवर्नेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक वो मुद्दे जहां पर कि हम हार्डवेयर फीचर के बारे में बात करते हैं कि वो किन प्रोसेस या किन अरेंजमेंट के द्वारा हो रहा है। इट मींस हमारे कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंस, ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी। और सेकंड मुद्दा हो सकता है मेरा कि इंफॉर्मेशन कितनी सही तरीके से पहुंच रही है, एवं सिंपल प्रोसेस से पहुंच रही है, टू वे कम्युनिकेशन है कि नहीं हमारे पास में, सर्विसेज और फाइनल ट्रांजेक्शन में इसका इस्तेमाल होना, या फिर इंटीग्रेशन होना वर्टिकल और हमारे हॉरिजॉन्टल। अब इसकी बात करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इट मींस सर्वव्यापी रूप से सभी को हमारे विचार या हमारे मैसेज पहुंचना, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड होना। एक एक करके सबकी बात करेंगे, डोंट वरी। अब इस मुद्दे की हम लोग बात करें कि थोड़ा सा कभी समझ में आने वाली चीज हो। हमारे, मैंने जैसा कहा कि इतनी सारी पॉलिसीज और इतने सारे पोर्टल्स हमारे बने हुए हैं। जैसे एक पोर्टल है हमारे पास में ई संपर्क करके पोर्टल है। ई संपर्क पोर्टल में हमारे जितने भी डाटाबेस, हमारे जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके डाटाबेस एक जगह इकट्ठा मेरे पास में, और उस डाटाबेस की मदद से हम लोग, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, वो कभी भी हमारे को ग्रीटिंग्स वगैरह होते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह को, और वहां से डायरेक्टली उनपे कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो एक बड़ा तो मुद्दा है, तो एक बात करना चाह रहा हूँ। एक हमारे एक तरह से वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, डिजिटल एआई करके हमारे पास में पोर्टल है हमारे पास में। वो जो पोर्टल है बेसिकली वहां पर एआई के जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, कि लेट अस की एक सेल बनाया गया है, आईटी का प्रोग्राम हुआ है, जहां एआई का प्रोग्राम हुआ है, तो उसको एक फीचर करा गया है। ठीक है, कहीं कोई कंपटीशन हुआ है एआई की जो कि स्पॉन्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, तो वो वहां पर फीचर है। क्या नई एआई में चीज हुई है इंडिया के अंदर, वो वहां फीचर है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज हमारे इंडिया में बनाई गई है, जिसके बारे में जानकर एक छोटा सा मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो इसी वे में हम एक नोट्स की बात करें कि वन वे कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसका उपयोग केवल सूचना के प्रसार के लिए किया जाता है। इट मींस मुझे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लेट अस अज्यूम मुझे आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक कर लो, एक छोटे से सिंपल फ्री कम्युनिकेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अब इस इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा सकूं, यहाँ पर इसलिए ये इस तरह की कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो। अगला है टू वे कम्युनिकेशन होना। इट मींस हमें बात करते हैं कि आपका डाटा का जो ट्रांसफर है ये वेबसाइट के रूप में हो और वित्तीय लेन देन आपस में एक दूसरे से सही से हो पाए। आज की तारीख में पहला हमारा जो पेमेंट का प्रोसेस होता था, हम पेमेंट के प्रोसेस के लिए करते थे कि सर हमें जाके कैश हमें भरना पड़ता था, बिजली का बिल कैश भरना पड़ता था। आज की तारीख में इतनी सुविधा है कि आपको आपका जो बिजली का बिल है वो डायरेक्टली आप लोग बैठे बैठे यूपीआई से आप ट्रांसफर कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है ये। वन ऑफ द मुद्दा है इस चीज का जो कि हम लोग बात करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वे में काम करते हैं। इंटीग्रेशन बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सरकार का एकीकरण का प्रयास करना। इट मींस आपके लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करना, वहां पर भी हम इस तरह की कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि आपका जो सरकार है
वो प्रत्यक्ष या व्यापक बातचीत के लिए जो एक जैसे ऑनलाइन मतदान है, किसी भी चीज के लिए एक राय या सर्वेक्षण कराती है, ठीक है, तो वहां पर इसका भी उपयोग किया जा सकता है आपके ई गवर्नेंस का। ठीक है, अगला जैसे मैंने बात करा था कि वो जो हमारा पॉइंट है कि कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ऑनलाइन की प्रेजेंस होना या ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी होना, कि अवेलेबिलिटी किसी कंप्यूटर के गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर होना, कि ताकि हमारे एक एक करके सारे बंदे तक कंप्यूटराइजेशन पहुंच सके। हमारी नेटवर्किंग होना, जैसे कि बात करें कनेक्टेड टू अ हब फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड डाटा फ्लो, जैसे आज की तारीख में हुआ था कि हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस को सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी से कराया गया था। अभी 2017-18 के अंदर हमारे जितने भी गांव के छोटे छोटे गांव थे, वहां के आपके पंचायतों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई गई थी, एक एक पंचायत तक। तो ये सब इसी मुद्दे के तहत हुई थी, नेटवर्किंग के तहत हुई थी। इसके बाद हमारी बात होती है ऑनलाइन प्रेजेंस, मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट। आपने वेबसाइट बना के रख दी मगर उसके ऊपर कोई पोर्टल पर रख नहीं रहे हो, तो फायदा क्या। लेट अस हम ये बात करें कि आप लोगों ने आपने कोविड टेस्ट कराए थे, तो कोविड आपने जो ऐप थी उसका इस्तेमाल किया था। लास्ट टाइम बताइए कि उस ऐप का आपने कब इस्तेमाल किया, नहीं किया। मगर उस ऐप का अब क्या काम हो रहा है, अब ये बात करिए। तब इस तरह के ऐप का कैसे संधारण या किस तरह मेंटेन हो रही किसी और काम के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है हमारे पास में। एक और मुद्दा कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव से सरकार, हमारे जो ओपन कम्युनिकेशन चैनल हो मेरी गवर्नमेंट और सिटीजनशिप के प्रति, ये एक मुद्दा हो सकता है। अब इसी के तहत कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरेक्शन है आपके और हमारे बीच में, ये अलग अलग तरह से हो सकता है। कैसे, G2C मुद्दा, गवर्नमेंट का हमारे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का एक दूसरे से हो, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे से बातचीत करने का मुद्दा हो सकता है, एक इंटरेक्शन का मुद्दा। एक हो सकता है गवर्नमेंट का सिटीजन से बातचीत करने का। ठीक है, अगली चीज गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन, मतलब इसे बहुत सारी चीजें, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन के मैंने आपको ई संपर्क के बारे में बताया। आपके गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग से ई टेंडर के पोर्टल्स आ सकते हैं। ठीक है, आपके गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात कर सकते हैं। मन की जो बात होती है रेडियो के ऊपर, ये वन ऑफ द कम्युनिकेशन फीचर हो सकता है, जहां पर की ऑनलाइन आपके रेडियो के थ्रू आपकी बातचीत हो रही है आपके थ्रू गवर्नमेंट को। तो ये वन ऑफ द चीजें हैं जहां पर हम इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का आपके आपके पास में। अब इनकी सबकी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके, इसमें होता क्या है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस की बात करें, इट मींस यहाँ पर हम सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो जब एक दूसरे से संपर्क करती, डाटा का एक दूसरे से आदान प्रदान करना हो, एक दूसरे से बातचीत करना हो, उसके लिए अलग अलग हमारे पास में वेबसाइट है। ध्यान दीजिएगा, कभी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐप किस चीज पे काम आती है, G2G, G2C, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारी G2G के लिए हमारी प्रगति ऐप हमारी लॉन्च की गई। आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं, इनको वन बाय वन आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर रही हो, क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स है तो उनको अलग अलग बताना बहुत ही कठिन काम हो सकता है इतने छोटे सेशंस के अंदर। प्रगति खजाना प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट गवर्नमेंट का जो ऐप है हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन के लिए आंध्र प्रदेश में बनाया। अब गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें कि हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से कि उनको पैसा मिलता है, जहां से उनको एक टैक्स के रूप में अलग रूप में उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है आपके प्रदेश के अंदर, तो उनको बिजनेसमैन से बात करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर अलग अलग हमारे एप्स हैं, जैसे कि मैक21 ऐप है, ई प्रोक्योरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि टेंडर वगैरह के लिए हमें अलग से हमारी एप्स है, तो ई प्रोक्योरमेंट ऐप है हमारे पास में। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में आज की तारीख में और गुजरात में हमारी चल रही है। इसकी तारीख में बात करें गवर्नमेंट टू सिटीजन, बहुत सारे हैं कि जहां गवर्नमेंट अपने सिटीजन से बात करती है, जहां पर सरकार और नागरिक के बीच में संपर्क होता है। तो एक भूमि प्रोजेक्ट है जो कि एक ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, हमारे जो भी लैंड रिकॉर्ड है उनको ऑनलाइन आपके डायरेक्टली प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है आपका भूमि प्रोजेक्ट, जो कि आपके कर्नाटक में चल रहा है। ज्ञान दूत एक प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट में हमारा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहां पर कि आपके अलग अलग जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर आपकी एमपी के अंदर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको सिटीजन्स को बताने के लिए अलग से प्रोग्राम है ज्ञान दूत। और एक लोकवाणी, ठीक है, लोकवाणी प्रोग्राम है जहां पर कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है वो वहां पर मिलते हैं यूपी के अंदर।
ज्ञानदूत हमारे यहाँ पर है। G2E गवर्नमेंट का आपके एम्प्लॉय से इंटरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ऑनलाइन सैलरी की आ जाती है, तो यहाँ पर सरकार का कर्मचारी से बातचीत करने एक तरीका ऑनलाइन सैलरी, यहाँ पर कुछ सैलरी से मिल सकते और ई संपर्क भी उनका एक बड़ा प्रोग्राम है मेरे पास में, ठीक है। अब ये जितने भी इनिशिएटिव्स आप देख रहे हैं, अब हम मेजरली बात करें क्योंकि अब पूछ चुके हम लोग, ये जो 12 पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि मेजर हमारे ई गवर्नेंस के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडिया और एमपी में हो रहे हैं। हम ध्यान रखें दोनों चीज की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर ओवरऑल हमारे क्या इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस के अंदर, और एमपी में स्पेशली क्या क्या इनिशिएटिव्स हो रखे हैं। तो दोनों स्टेज पे बात करेंगे और दोनों के प्रोग्राम्स को हमें समझना और याद करना की पॉइंट्स को बहुत जरूरी है। तो एक एक करके बात करें। सबसे पहले हमारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम का फीचर है, क्योंकि मैंने बात करा कि इस डेट को हमें रट लेना है, 1 जुलाई 2015 को हमारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था। इस दिन स्टार्ट किया था पीएम मोदी जी ने हमारे, ठीक है। अब ये जो सबसे पहला है, इसके लिए इसकी जो लॉन्चिंग थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको हमारा लॉन्च किया था यहाँ पर 1 जुलाई 2015 को। इसका मेन मकसद ये था कि हमारे जितना भी हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया इनटू डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है हमारे पास में क्योंकि हम जब नॉर्मली रूप से बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हम लोग सिर्फ यूपीआई तक या फिर हमारे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वहां तक ही हम उसको छोड़ के रख देते हैं। मगर कभी आप उसकी अंदर तक जाने की कोशिश करोगे तो आप लोग सोचोगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कितने अंदर आगे तक सोच रखा है। अब मैं आपको बताऊं, इसकी सोच इस तरह की है कि एक जो किसान है उसको ऑनलाइन एक क्लिक के ऊपर आपको लोन मिल जाए, या फिर एक क्लिक के ऊपर आपके जो ग्रामीण है उसको उसकी जो रिबेट है वो डायरेक्टली उसके खाते में मिल जाए, ठीक है। या फिर पैसे के अलावा कोई उसको जानकारी प्राप्त करनी, कोई रिकॉर्ड्स प्राप्त करें तो ऑनलाइन 1 क्लिक पे हर चीज को मिल जाए। या फिर हमारे जो भी जानकारी, जो भी टैक्सेशन हमारे इन्वॉल्व है हमारे गवर्नमेंट का ना, एक क्लिक पे हमें सारा डाटा मिल जाए। यहाँ तक की ट्रांसफर रखने की बात की जाती है डिजिटल इंडिया के अंदर, जिसका कि सबसे अच्छा एग्जांपल आज की तारीख में डिजिटल लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आज की तारीख में आपके पास में लाइसेंस आप कोई नहीं रख के लेके आते, डिजिटल लॉकर सबके पास में होता है। और डिजिटल लॉकर सभी दूर के ऊपर हमारा क्या है, वन ऑफ द फीचर हम बोलते हैं कि कौन इतना भाड़ा वॉलेट लेके जाए, डिजिटल कोई भी पुलिस पकड़ता है डिजिटल लॉकर से डायरेक्टली आप लाइसेंस, आधार कार्ड जो भी बता सकते हो डायरेक्टली। ये वन ऑफ द फीचर है हमारे डिजिटल इंडिया का, जो कि हमें दिखाई नहीं देता मगर हम इन्वॉल्व हो चुके हैं उस चीज के अंदर हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कि कुछ मेजर कार्यक्रम से जो हमें इवेंट से समझना जरूरी है, जिसमें एक है जैम ट्रिनिटी, ठीक है। अब जैम ट्रिनिटी का मतलब क्या है, हम यहाँ पर हम बात करते हैं जनधन योजना की, जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी जनधन योजना को, जहां पर कि हमें कुछ पैसा डालना पड़ता था, एक खाता खुलवाना पड़ता था गरीब लोगों को और हमें कॉमनर्स को, और उसके बदले हमें 2 लाख या 3 लाख रुपए की हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिलती थी उसके अगेंस्ट के अंदर हमें हमारे पास। तो एक तरह की ये योजना थी हमारे पास में। आधार कार्ड से मोबाइल का लिंकेज था हमारे पास में, इंपॉर्टेंट फीचर जो आज की तारीख में भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। और इस ये लिंकिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी ताकि आज की तारीख में मोबाइल की आप बैंकिंग के अंदर भी बात करते हो डायरेक्टली वेरिफिकेशन के आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो ये लिंकिंग जरूरी थी। बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत ही इजी हो चुका है आधार कार्ड के लिंकिंग के थ्रू, हमारे पास में वेरिफिकेशन बहुत इजी हो चुका है। इसके अलावा कई और योजनाएं थी, जैसे कि हमारे पास में बात करें आधार कार्ड है, प्रत्यक्ष लाभांतरण, कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बताया, डिजी लॉकर जहां पर कि सारे हमारे जितने भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे पास में अलग अलग, ठीक है। डीएल हो गया हमारे पास में, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हमारे पास में, आधार कार्ड, 10 बोर्ड सर्टिफिकेट, 12 बोर्ड सर्टिफिकेट, को हमारा कोविड है तो कोविन का सर्टिफिकेट, जितने भी चीजें थी वो सारी चीज डिजिटल लॉकर्स पे हमें जो भी डिजिटल और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट से हम एक जगह इकट्ठा रख सकते थे हमारे पास, ठीक है। मोबाइल आधारित हमारी उमंग की ऐप थी हमारे पास में, ठीक है। इस उमंग के आधार के ऐप के ऊपर आप क्या कर सकते थे कि कितने भी तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको एक क्लिक के ऊपर आप जान सकते थे इसके आधार के ऊपर। माय गवर्नमेंट की ऐप थी, ठीक है। ये जो इसके बारे में बात कर रहा था,
नेशनल एआई पोर्टल, जिसके बारे में आपको चर्चा कर रहा था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्टल है। यहाँ पर एआई रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है या जो चीज काम हो रहा है इंडिया में एआई के लिए, वो सब यहाँ पर था। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ हमारा वन ऑफ द प्रोग्राम है, जहां पर कि यूथ के लिए जो भी हमारे फीचर्स है इंपॉर्टेंटली, ये ध्यान दीजिए, ये हमारा है 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हमारा बनाया गया था एक पोर्टल। 8 से 12th स्टैंडर्ड की क्लास के बच्चों के लिए बनाया था कि उनको कितनी आसानी से एआई के बारे में जानकारी दी जा सके और किस तरह से एआई का इन्वॉल्वमेंट उनकी एजुकेशन में करा सके। इसलिए हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, जो कि 8 से 12 क्लास के बच्चों के लिए था, ताकि वो एआई के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जा सके, उनके करिकुलम में इन्वॉल्वमेंट हो सके उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा आयुष्मान भारत हमारा वन ऑफ द फीचर था, जहां पर कि आज की जो मेडिकल फैसिलिटीज इसमें अवेलेबिलिटी है। ई अस्पताल की योजना थी हमारे पास में। पीएम किसान योजना थी हमारे पास में, जिसके लिए हमें 2000 रुपए किसानों को मिलते हैं आज की तारीख में। जहां पर की इसके अलावा ई नाम मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हमारे बात की थी, जहां पर की जो माए हैं उनके लिए अलग से कार्ड फीचर करे गए थे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। स्वयं हमारा जो ऐप है, ठीक है, स्वयं ऐप था हमारे पास में, ठीक है, उसकी बात की थी। स्वयं प्रभा ऐप, उसका जो एडवांस फीचर है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, जहां पर कि अपनी जितनी भी छात्रवृत्ति होती है अलग अलग कास्ट की, जहां पर कि आप डालते हो अपने इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू हर साल आपका रजिस्ट्रेशन फीचर होता है, वो इस ऐप के थ्रू था हमारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, जो कि सेंट्रलाइज वे में चलता था। ई पाठशाला, जहां पर कि आप अलग एक लाइब्रेरी हमारे बनाई गई, ई लाइब्रेरी बनाई गई थी, जहां पर कि आईआईटी एनआईटी और जितने भी हमारे प्रीमियम कॉलेजेस हैं, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर के जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है और जो हमारे रिसर्च पब्लिकेशन है, एक जगह पे इकट्ठा रखे गए हैं। तो इस तरह का हमारा वन ऑफ द फीचर प्रोग्राम था। तो कोविड के दौरान स्थिति के जो हम महत्वपूर्ण आरोग्य सेतु ऐप थी, जहां पर कि हम लोग फीचर कर सकते हैं कहां पर हमारा कोविड का बंदा है कि नहीं। ई संजीवनी ऐप वगैरह बहुत सारी एप्स हमारी इस डिजिटल इंडिया के थ्रू आती थी। अब स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स थे, जिसके थ्रू हमें डिजिटल इंडिया को इतना बूस्ट मिला। अब वो पॉइंट कौन कौन से? डिजिटल इंडिया की बूस्ट के लिए पहला पॉइंट है ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे का मतलब ये है कि हर घर, हर कोने तक आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे। आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पंचायतें हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस हैं, पुलिस स्टेशन हैं, सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना, ताकि सारे के सारे लोग अपने हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब ऑनलाइन पोर्टल्स पर चढ़ सके। जब तक वो नहीं होगा, जब तक हमारे डॉक्यूमेंटेशन कैसे ऑनलाइन हो पाएंगे? तो एक बना तरीका था, जहां पर कि हमारी जो एप्स वगैरह थी, हम जितने भी बना देते गवर्नमेंट के, मगर चलाने वालों के पास नहीं नेट होता तो क्या करते हैं? एक तरीका था ब्रॉडबैंड हाईवे, जहां पर कि वन ऑफ द मेन फीचर्स पिलर है। सेकंड है यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन। हर बंदे के पास में फोन होना। आज की तारीख में भी हम लोग हमारे फोन्स वगैरह हमारे शिवराज सिंह चौहान जी फोन भेंट करते हैं बच्चों को, ताकि जो कि टॉपर्स बच्चे 10-12 के होते हैं, तो इसलिए होता है कि हर बच्चे तक जो संविधान परिवार से नहीं आता, उस तक भी उसकी सेवाएं पहुंचे। हर घर तक छोटा नोकिया का फोन भी मिल जाता है, चाहे हेवी हमारे डिजिटल फोन हमारे पास में ना हो, मगर छोटा सा फोन जहां पर उसको मैसेज सर्विसेज मिल सके, वो एक्सेस करवाना इस डिजिटल इंडिया का मकसद था। थर्ड, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, जिसका वन ऑफ द मेन था कि आप लोगों ने याद हो तो जियो ने लॉन्च किया था फीचर, जो कि टाई अप था विद, कि आपके छोटे छोटे ट्रेन स्टेशन होते थे, वहां पर आपके इंटरनेट होता था, फ्री एक्सेस होता था, जहां पर डायरेक्टली आप जियो के थ्रू आप एक्सेस कर सकते थे या फिर एयरटेल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। तो एक बना था फीचर जहां पर कि गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करना। ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट टू द टेक्नोलॉजी, जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट की हर स्कीम को रिफॉर्म करना, इसका एक फोर्थ पिलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, हम बोलते हैं लोग कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डिजिटल इंडिया का, वो है ई क्रांति। ठीक है, इसका वर्डिंग ये कहता है, हम हमारी गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, डज नॉट ट्रांसलेट इट। ठीक है, इसका मेन मकसद था ई क्रांति का। ई क्रांति एक छोटा सा वर्ड है,
मगर इसके अंदर बहुत सारी चीजें फीचर होती है। ई क्रांति में क्या फीचर होता है? ई क्रांति में आपके फीचर्स होती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। इट मीन्स आपकी जो हर चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में आपकी डिलीवर हो सके आपके सामने वाले कस्टमर को। कस्टमर कौन है? आपका पब्लिक। वहां पर ही इसका फीचर था ई क्रांति का, जिसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट, हमारी संभावना थी कि चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है आईसी चिप के ऊपर वो खत्म कर सके, सब हमारे इन हाउस हो सके। अगली चीज आईटी जॉब्स हमारी ज्यादा सारा मिल सके, हम इन हाउस सारे के सारे प्रोडक्ट हम बाहर की कंपनीज पर डिपेंड ना करें, हमारे इन हाउस ही एक फेसबुक या इन हाउस ही गूगल या क्रोम बना सकें। ठीक है, ये हमारी स्टेब्लिशमेंट थी। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये एक वन ऑफ द और इनिशिएटिव है हमारे पास में जो कि डिजिटल इंडिया के अंदर आता है। इसका मेन मकसद ये था अर्ली हार्वेस्ट योजना का मेरे पास में कि अर्ली हर बंदे तक उसका मैसेजिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, अर्ली हार्वेस्ट योजना के तहत एक ये काम था कि हम बायोमेट्रिक स्कैनिंग होना, हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं हमारे एम्प्लॉय का कि बंदा आया कि नहीं आया। तो हम लोगों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने हमारे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब आते थे तो बायोमेट्रिक जब करते थे तो उसको आधार से लिंक कर दिया था, ताकि किसी बंदे की हमें वेरिफिकेशन देखना हो तो डायरेक्टली हम किसी पोर्टल पे इसको चढ़ा देते हैं। इसी तरह ई संपर्क योजना इसके अंदर आई गई थी। इसके अलावा ई फार्मर की योजना आई गई थी जहां पर कि फार्मर को डायरेक्टली उसका पैसा प्रोवाइड होता था लोन के थ्रू या फिर कोई उसकी रिबेट मिली उसके थ्रू। तो ये हमारा अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंदर आता है। अगली बात करें, जो मैंने आपकी बात करी, ई क्रांति हमारा फिफ्थ और बड़ा इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट है, जहां पर कि बोला जाए कि ई क्रांति एक फ्रेमवर्क है जो एड्रेस करता है हमारी जितनी भी सर्विसेज है गवर्नमेंट्स की, उनको डिलीवर करना हमारे इलेक्ट्रॉनिक वे में। इसका मतलब मेजर पोर्टफोलियो था। मोर द प्रोजेक्ट कट अक्रॉस सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब अपनी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सके, इसका मेन मुद्दा ये होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। इनहांस द पोर्टफोलियो ऑफ द सिटीजन सर्विस सेंटर्स। इट मींस हमारे सिटीजन सर्विस सेंटर्स जो हमारे पास में, हमारे इंदौर में भी सिटीजन सर्विसेज हैं, तो इनको इंप्रूव करवाना, मतलब लोग हमारे जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक है उनके बीच इंटरेक्शन डायरेक्टली ढंग से हो सके। हमारे जो प्रोग्राम्स है उनको इंश्योर कराना कि कम्युनिकेशन बेटर हो सके हमारी आईसीटी के थ्रू। प्रमोट द रैपिड रेप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। तेजी से हमारी जो गवर्नमेंट की ऐसी एप्लीकेशंस है जहां पर की रिकॉर्ड बहुत तेजी से हम लोग अपलोड करा सकते हैं, जो बैक के 10-15 साल के रिकॉर्ड है वो भी जल्दी से अपलोड करके हम लोग पेपरलेस वर्क कर सके। एक वन ऑफ द मोर मीडियम काम था इसका। ठीक है, लेवरेज इमरजेंसी उभरती प्रौद्योगिकी को संपूर्ण सहायता करवाना। अब डिजिटल इंडिया की तो बात होगी, जो मैंने बात करा कि डिजिटल इंडिया इतना बड़ा पार्ट है, उसको स्टार्ट करें तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी छोटी छोटी हमारी अलग अलग फीचर्स गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बना रखे, हर एक के बारे में जानकारी होना मतलब बता नहीं सकते इतने छोटे से लेक्चर्स के अंदर, मगर एक जानकारी हो सकती है डिजिटल इंडिया क्या कर सकता है। सेकेंड पार्ट इसी तरह ई गवर्नेंस का आता है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि मैंने आपको बात की थी। इसको 1976 में बनाया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MIT भाई ने इसको बनाया था। ये जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास में। It provide an infrastructure to help support the delivery of government IT services and delivery of some of the initiative of government India. It means हमारे जो गवर्नमेंट की जो आईटी सर्विसेज हैं, ठीक है, या हमारे जो गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है वहां तक आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिफाइन करने का काम इस तरह से इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करता था। अब इस तरह का जो एनआईसी, मतलब कि हमारा जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हमारे पास में जो कि सूचना और संचार का काम करता था हमारे पास में, इसको एनआईसी एनडी बोलते हैं, के माध्यम से जितनी भी हमारी सेंटर की जितनी भी मंत्रालय हैं और जितने भी इसके विभाग है, 36 राज्य के सरकार और विभाग है, उनको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता था आपके पास में? आ, आ, ये करता है आपके पास नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। आज की तारीख में इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका प्रमुख है नीता वर्मा, इसके प्रमुख है। आईसीटी की पीडीएफ आपको सेंड करा देते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ओके।
मैंने वन ऑफ द चीजें अभी हो रही है, ये कि मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, राजेश गा रहे हैं, राजेश गिरा है अभी इसके, राजेश गिरा। राजेश गिरा इज द हेड ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। और आप ये कह रहे हो इसके जो नोट्स वगैरह है मैंने बोल दिया है हमारे इंस्टीट्यूट के जो काम करते हैं बैकएंड के ऊपर, दे विल प्रोवाइडिंग सून, ये चीज का आपको सून मतलब जो इसके प्रीवियस का पार्ट है वो मैंने बोल दिया है, वो भी करे हैं हमारे प्रीवियस पार्ट जहां में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा है, और जो हम लोगों ने बात की है डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, वो दोनों पार्ट को आज शाम तक आपको अपलोड हो जाएंगे दोनों पार्ट आपको, ठीक है। और जो ई गवर्नेंस वगैरह जो हमारा टॉपिक है, इसको जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा ई गवर्नेंस तो उसको हम अपलोड कराएंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले टॉपिक अपलोड हो गया फिर पढ़ाना स्टार्ट हो, ठीक। राजेश गिरा जी इसके हेड है हमारे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के हमारे पास में। अगला है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जो कि साक्षरता मिशन था। सबसे पहले साक्षरता मिशन आया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, ठीक है। जहां पर कि स्कूल्स बनाई गई थी साक्षरता मिशन के तहत हमारे पास में, हर बच्चे को हमारी शिक्षा प्राप्त हो, ठीक है। ये इसका वन ऑफ द मिशन था। तो बहुत छोटे छोटे स्कूल हर ग्राम पंचायत और स्कूल तक पहुंचाए गए, जहां पर कि आपकी एक टाइम की मील आपको बच्चों को प्रोवाइड कराई गई थी अकॉर्डिंग टू नीड, जहां जहां अलग अलग इलाके वहां पर अलग अलग हेल्दी मील्स प्रोवाइड की गई थी, जो कि वन ऑफ द फेमस हमारी स्कीम थी। उसी को एडवांस करके एक स्कीम लाई गई। इसी तरह नेशनल लिटरेसी को देखते हुए डिजिटल साक्षरता अभियान लाया गया हमारे पास में, ठीक है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास में डिजिटल साक्षरता था, नेशनल डिजिटल लिटरेसी थी, 2000 के अंदर आई गई। इसके अंदर हम लोगों ने बात किया कि हमारे 52.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाई गई, जहां पर सभी राज्यों केंद्र से आधारित राशन कार्ड डिले उत्सव आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता को समान सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जाता है। इट मीन्स इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटर्स हम लोगों ने बनाए गए, जहां पर की आशा कार्यकर्ता जो गांव गांव तक हमारी जाती है, या फिर हमारे इस तरह के जो राशन कार्ड जो वगैरह जो बनाते हैं, या राशन कार्ड राशन पे जो केंद्र पे काम करते हैं, उन तक गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो लोगों तक पहुंचा सकें, हर वर्ग तक पहुंचा सके। ये इसका काम था डिजिटल इंडिया का, हमारा डिजिटल लिटरेसी मिशन था हमारे पास में। अब ये जो डिजिटल नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन था, इसका एडवांस करके एक नया प्रोग्राम बनाया गया 2022 से 27 के लिए, एक नया प्रोग्राम था न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। इसको नया फीचर दिया गया है अभी, इसका कई और फीचर्स ऐड करे गए हमारे पास में। अभी इसी तहत हमारे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनाया गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट जो कि हमारा एक तरह का मिशन मोड प्रोजेक्ट हमारा होता था, इसमें एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं ई गवर्नेंस प्लान के। एनईपी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का अर्थ का ये कि इन परियोजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, स्कोप और कार्यान्वयन सम्मिलित होता है विथ इन एनईपी, ठीक है। एनईपी के तहत सारे काम हमारे इकट्ठा होते हैं। हमारे जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, इसके तहत एमपीपी मोड की तरह काम होता है। अलग अलग जो 31 हमारे मिशन हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से। ये मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग कल चर्चा करते हैं, इसका आगे कंटिन्यूशन पार्ट करते हैं, जहां पर कि हम लोग बात करेंगे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की, और इसके कई मुद्दों की बात करेंगे। जो टोटल 12 पॉइंट्स बताए ई गवर्नेंस के, इनको हम कंटिन्यूशन में लेंगे।
और बात करेंगे कि किस तरह से जो डिजिटल इंडिया का प्लान है वो आगे कैसे मजबूत कर, जिससे कि हम लोग बात करेंगे कल के अंदर हम लोग नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में, नेशनल अवार्ड जो होते हैं ई गवर्नेंस उसके बारे में, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में, कॉमन सर्विस सेंटर जो हमने बात करें उसके बारे में बात करेंगे, भारत नेट प्रोजेक्ट जो हमारे पास में अवेलेबल है, अलग अलग जो मेजर प्रोजेक्ट है हमारे, जो अलग अलग जो मैंने खजाना प्रोजेक्ट आप लोगों को बताया, ई सेवा प्रोजेक्ट बताया, इनकी चर्चा करेंगे, लोकवाणी जो यूपी में चल रहा है इसकी चर्चा करेंगे, ज्ञान दूत जो एमपी में चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे, और ये बात करेंगे डिजिटल लॉकर, दर्पण और छोटे छोटे जो भी मेरे प्रोजेक्ट है एमपी गवर्नमेंट्स के, उनकी चर्चा करेंगे 34 प्रोजेक्ट्स की। इसका जो वेब पोर्टल मोबाइल ऐप से जो हमारी है उनकी चर्चा करेंगे अलग अलग, ठीक है, इन सारे प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे। इसके अलावा फिर हम आखिरी में चर्चा में लाएंगे एमपी के अंदर हो क्या रहा है आज की तारीख में ताजा तरीन तौर के ऊपर, ठीक है, और इसमें बात करेंगे अलग अलग मिशन मोड और उनकी चर्चा के बारे में, ओके, एंड देन वी एंड विद स्टेट अवार्ड्स। तो ये थोड़ा बड़ा हम ई गवर्नेंस बहुत ही बड़ी चीज होती है जहां पर, क्योंकि ये बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें इसकी छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम्स है उनके बारे में जानकारी देना पड़ता है, इनके हेड्स के बारे में जानकारी होना पड़ती है, ठीक है, डेट्स ऑल। इसमें थोड़ा टाइम लेके पढ़ाऊंगा और थोड़ी स्पीड नहीं होना चाहिए, 15 to 20 डेज मैक्सिमम टाइम, जहां पर के आईसीटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इतना भागो भागो मत करिएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टिल नाउ, थैंक यू सो मच।